प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीति की एक बात जो बड़े से बड़े नेता सीख सकते हैं वो ये कि विजन और मिशन को लेकर कैसे क्लैरिटी, स्पष्टता रखी जा सकती है और फिर जब आप काम करते हैं तो आपका हर स्टेप आमतौर पर सटीक बैठता है क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। एक तरफ मोदी विरोधी 2024 में मोदी को हराने के अलग अलग तिकड़म से आगे सोच नहीं पा रहे और नरेंद्र मोदी 2024 के बाद क्या क्या काम निपटाना है, किस तरह का देश बनाना है, इस ट्रैक पर चल रहे हैं। आज जब आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि अपर कास्ट, ओबीसी, आदिवासी, ये फैक्टर तो नरेंद्र मोदी ने देखा ही, लेकिन इनसे भी बड़ा वो कौन सा फैक्टर है जिसे देख मोदी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम चुने और कैसे वो उनके 2024 के बाद के विजन को दिखा रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान में तो सबको चौंकाते हुए पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। जिन तीनों राज्यों में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम चुने, ये वो राज्य हैं जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से फिलहाल बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। यानी बीजेपी के पास जितने सांसद हैं उसमें से करीब 20% सांसद इन्हीं तीन राज्यों से आते हैं। इसलिए सबको यही लग रहा था कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय होंगे। कोई ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को पूरा करने में वैसे ही ताकत लगाए जैसे नरेंद्र मोदी खुद लगाते हैं। और अब वो चेहरे कौन है, ये सबके सामने आ गए। हालांकि इस बार भी किसी को ढेले भर की भनक नहीं लगी कि मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है। तमाम चेहरों पर चर्चा जो है वो चलती रही। पाठशाला में हम आपको कम से कम इतना तो सही बता पाए कि शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और यह भी आपको ठीक ही बताया कि जिम्मेदारी पुराने नहीं बल्कि नए चेहरों को दी जाएगी। लेकिन नाम तो किसी को नहीं पता था, ना चल पाया। हालांकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3.5 महीने बाकी हैं, यानी करीब 100 दिन बचे और इसके बावजूद पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में नए चेहरों पर दांव लगाकर एक बड़ा रिस्क भी लिया। ये कौन सा रिस्क है, कैसा रिस्क है और पीएम ने ये रिस्क लिया क्यों, ये आगे बताऊं। लेकिन पहले यह देखिए कि कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा और तमाम दूसरे नामों को पीछे छोड़ते हुए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में बीजेपी ने जिन भजनलाल शर्मा को मौका दिया वो कौन है, पहले उनके बारे में बताता हूं। 56 साल के भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बने। पहली बार भाई साहब ने चुनाव लड़ा और जीते हैं, मतलब चुनाव जीता है और सांगानेर सीट पर उन्हें बाहरी उम्मीदवार बनाकर माहौल बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 48,000 वोट से जीत दर्ज की। पार्टी ने इस बार सिटिंग विधायक का टिकट काटा और भजनलाल शर्मा को पहली बार सांगानेर सीट से चुनाव लड़वाया। सांगानेर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। कहा जाता है कि साल 2018 में भजनलाल शर्मा ने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भजनलाल शर्मा सामान्य वर्ग से हैं, लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और एबीवीपी में भी सक्रिय रह चुके हैं। भजनलाल शर्मा पिछले 13 साल से प्रदेश महासचिव, प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बीजेपी में रहे, इसलिए संगठन पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। दरअसल वो राजस्थान के भरतपुर से आते हैं और साल 2003 में भरतपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो कि वो हार गए। एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी रखा। पार्टी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवला को उप मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। राजस्थान की विद्याधरनगर सीट से दिया कुमारी जीती थी और उनका नाम भी सीएम पद की रेस में चल रहा है। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने की सदस्य हैं। वो 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी। एक और जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं प्रेमचंद बैरवा, वो राजस्थान की दुदू विधानसभा सीट से विधायक। साल 2013 में वो दुदू से पहली बार विधायक बने। एक बार सुनिए नए सीएम और डिप्टी सीएम कह क्या रहे हैं, फिर इनका कौन सा फैक्टर काम कर गया वो आगे बताता हूं। बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ। मेरी विधानसभा की जो सीट है उसके बाद अभी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देते हैं। मैं देती हूँ कि उनकी
उनकी वजह से, उन पे विश्वास है जनता को, इस वजह से हम लोग इतनी बड़ी बहुमत से सब जीते। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे से जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये राजस्थान की सेवा का मौका दिया है। निश्चित रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। भजनलाल के मुख्यमंत्री बनते ही उनके घर के बाहर भी जश्न शुरू हो गया। उनके समर्थक आतिशबाजी करने लगे, नाच गाना होने लगा, मिठाइयां बांटी जाने लगी। राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, इसकी भनक खुद भजनलाल शर्मा को भी नहीं थी, कहा जा रहा है। जब भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी से पूछा गया क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनका बेटा सीएम बनेगा, तो बुजुर्ग माता जी ने कहा कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि बेटा ऐसा सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। सुनिए भजनलाल का परिवार क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी है भैया, राज बाबा की बंसी बागे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी है। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो, हाँ छोटे काश्तकार को है, भगवान की मर्जी देखो, हाँ काश्तकार को हमें नहीं, ये सब नहीं, आज सबने देखा है वो भगवान की मर्जी है, बालाजी महाराज की बंसी बागे की मर्जी। क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या? अरे भाई साहब, मैडम पहला रिएक्शन क्या है आपका, भजनलाल जी सीएम बने? क्या रिएक्शन है आपका? सभी के लिए, सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। अब चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह मुख्यमंत्री जो हैं वो इतने साधारण परिवारों के लोग बने हैं। ऐसे लोग जो तीसरी चौथी पंक्ति में बैठते हों वो लोग बने हैं कि सबको देखकर आश्चर्यचकित भी है, और एक साधारण कार्यकर्ता को लग रहा है कि बॉस ये बीजेपी है जहां इस तरह से कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। आज दोपहर को जब जयपुर में विधायक दल की बैठक हुई तब तक सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। इसी दौरान राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई। वसुंधरा राजे ने वो पर्ची खोली और फिर पर्ची पर लिखा नाम पढ़ा, और ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्ची में ही नए मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ। फिर भजनलाल के नाम का प्रस्ताव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया, और आप देखिए वसुंधरा राजे को देखकर लग रहा है कि वो भी शॉक्ड रह गई थी कि पर्ची में क्या लिखा हुआ। राजस्थान का सीएम बनने के लिए वसुंधरा राजे ने भी बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज जब सीएम का ऐलान हुआ तो वसुंधरा राजे भी वहां मौजूद रहीं, और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बहुत गर्मजोशी से मिलती हुई दिखने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें पहले से भजनलाल शर्मा के नाम की शायद खबर नहीं थी। इतना जरूर शायद उनको पता था कि मैं तो नहीं बन गई। जब भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिले तो वसुंधरा राजे का चेहरा उतरा हुआ लग रहा। वो भजनलाल शर्मा की तरफ देखने की बजाय इधर उधर देख रही थी, और ऐसा लगा कि वो यूं दिखा रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि वसुंधरा राजे ने कैमरे पर अपनी नाराजगी छिपाने की बहुत कोशिश की, और उसकी एक वजह राजनाथ सिंह भी। राजस्थान में मामला ज्यादा पेचीदा था, इसलिए खुद राजनाथ सिंह को वहां भेजा गया। आप चेहरा देखिए कैसा उतरा उतरा चेहरा वसुंधरा का आज लगा। लेकिन कोई बगावत नहीं हुई बीजेपी के अंदर, कोई नारेबाजी नहीं हुई। राजनाथ सिंह वहां गए, और राजनाथ सिंह वो नेता हैं जिनका वसुंधरा राजे से अच्छा तालमेल है। इसी तरह कल शिवराज सिंह का भी चेहरा उतरा हुआ लग रहा। जब दिल्ली से आए 3 पर्यवेक्षक उनसे मिलने घर पर गए, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान गायब। कल की मीटिंग में भी शिवराज सिंह का जोश ठंडा दिख रहा, लेकिन शिवराज सिंह ने भी पार्टी के फैसले के आगे सरेंडर करना ही सही समझा, क्योंकि बीजेपी का कल्चर ये है, एक बार फैसला हो गया तो कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं, विधायक टूट रहे हैं, कहीं रिजॉर्ट बुक हो रहा है, कहीं बस तैयार, ये सब वहां नहीं चलता है। करीब 17 से 18 साल सीएम रहने के बाद शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 17 साल का वक्त बहुत होता है, और शिवराज सिंह के लिए भी यह पद छोड़ना आसान नहीं रहा होगा, और उनके समर्थकों के लिए तो और मुश्किल रहा होगा। आज शिवराज सिंह के दफ्तर पर कुछ महिलाएं उनसे मिली तो महिलाएं भावुक हो, सीएम पद से शिवराज की विदाई पर रोने भी लगी। देखिए वहां क्या हुआ। आप सबके चाहते हो, और बहन के मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की,
आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। कई लोग मध्य प्रदेश को लेकर यह माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी ने शिवराज सिंह के साथ गलत किया, शिवराज सिंह के साथ तो अन्याय हो। ऐसे लोगों को आज शिवराज सिंह ने खुद जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो अगर ये रोए गाएं कि वो सीएम नहीं बने, बहुत अन्याय हो गया, तो ऐसा नहीं है। किस बात का अन्याय? एक साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी ने 18 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा, कोई ये पहलू नहीं देखता। शिवराज सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। आप सोचिए, बीजेपी में इस लेवल का अनुशासन चलता, चेहरा उतरा हुआ है, देख के लग रहा है कि अंदर ही अंदर रो रहे होंगे, लेकिन सामने कार्यकर्ताओं के सामने भाई सब एक हैं और फैसला स्वीकार है, ये मैसेज दे रहे। इस लेवल की कमिटमेंट चलती है बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान एकदम सही कह रहे हैं भाई, जब पार्टी ने आपको 18 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा तो फिर किस बात का अन्याय? और जब पार्टी को लगा कि अब बदलाव की जरूरत है तो बदलाव किया गया। इसलिए शिवराज सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने इस फैसले को सहजता से लिया। शिवराज सिंह चौहान तो यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए कोई बैटिंग भी नहीं की, कोई पद नहीं मांगा, क्योंकि उनके लिए मांगना मरने के बराबर है। एक बार यह बयान भी सुनिए। उस दिन जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब आप सोचिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भाई मैं मांगने थोड़ी जाऊंगा। और मांगना है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ना तो मांगने से कुछ मिलता है पार्टी के अंदर, ना ही मीडिया में बाइट फोटो आने से मिलता है, ना अखबारों में फोटो छपने से मिलता है। आप काम करते रहिए, जब आपका वक्त आएगा मिल जाएगा। जिस नेता को अपने सीएम बनने की उम्मीद होती है उसे दुख भी होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ही ये बता चुके हैं कि किसी को सीएम बनाना हो या मंत्री बनाना हो, उसके लिए मापदंड पहले से पार्टी में तय होते हैं। उनके लिए तो सब अपने हैं, वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते। मैं आपको 2019 में पीएम मोदी का वो पुराना बयान जो आज की डेट में है, 2019 में पीएम मोदी ने जो कहा था वो आपको याद दिलाता हूं। उसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब के चक्कर में पड़ने का नहीं है, अपना काम करते रहने का। सुनिए पीएम ने 2019 में क्या कहा था। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है, जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे, आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। यानी नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि भाई जो नाम तय होते हैं वो एक तरीके से तय होते हैं, और फिर इधर उधर कोई कह दे कि मैं बनवा दूंगा, मैं कर रहा हूं, तुम्हारा नाम है नहीं है, इस सब पे विश्वास मत कर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में सीएम पहले से ही तय थे।
जैसे छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि जनता विष्णुदेव साय को जिताए और हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे, और हुआ भी यही, उन्हें छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिया गया। ऐसे ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बीजेपी की बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली सांगानेर सीट पर उतारा गया और सिटिंग विधायक का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया और अब उन्हें मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि भाई इसीलिए उनको ऐसी सेफ सीट पर उतारे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाना था। भजनलाल को सीएम और बाकी 2 डिप्टी सीएम के चुने जाने के पीछे राजस्थान का क्या राजनीतिक समीकरण है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, कल भी हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि वहां का राजनीतिक समीकरण क्या बैठा। अगर आप देखेंगे सीएम राजस्थान में सीएम बनाया गया ब्राह्मण को, भजनलाल शर्मा को, वो ब्राह्मण है और उनकी आबादी कितनी है ब्राह्मणों की? राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों की आबादी है करीब 7%। इसी तरह से दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनाई गई हैं, वो राजपूत चेहरा है और महिला भी फेस है। तो राजस्थान में राजपूत आबादी करीब 9% और महिला आबादी कितनी? महिला 50%। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा को चेहरा बनाया गया है, एक और डिप्टी सीएम। वो क्या है? वो दलित चेहरा है और राजस्थान के अंदर दलितों की आबादी कितनी है? करीब 18%। यानी अगर आप फिर देखिए तो मामला वही बैठता है, ये सब मिला दीजिए तो करीब वही 70-80% आबादी कवर हो जाए। तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद के नए चेहरे पर दांव लगाकर 2024 के लिए एक तरह से बड़ा रिस्क भी लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तीनों राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार ना सीएम बनाया गया ना ही डिप्टी सीएम बनाया गया, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह। तीनों राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों में से भी किसी को सीएम या डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं दी गई। सांसदों के साथ भी यही हुआ और राज्य के बड़े नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा पर भी दांव नहीं लगाया गया। इन सब नेताओं को छोड़कर पीएम मोदी ने एकदम अलग और नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया। अब इसमें रिस्क यह था कि जिन कद्दावर नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भाई उनके बागी होने का रिस्क है। दूसरी पार्टी में तो हो ही जाता है कि अरे मैं तो सेंटर में मिनिस्टर था, मुझे यहां लाके विधायक बना दिए और कोई पद भी नहीं दिए, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए। तो यह रिस्क था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। बड़े नेताओं का अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से अलग होने या कांग्रेस के साथ मिल जाने का रिस्क था। भाई राजस्थान में तो चल ही रहा था कि वसुंधरा क्या कांग्रेस के साथ चली जाएंगी। बड़े नेताओं के नाराज होने से राज्यों में संगठन के अंदर बड़ा डेंट लगने या अनरेस्ट पैदा होने का रिस्क था। भाई मान लीजिए यही लोग लग जाएं कि नहीं 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काम करना था, यह रिस्क था। 2024 लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटों को दांव पर लगाने का रिस्क था और नए चेहरों के भरोसे 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का रिस्क था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सारा रिस्क लिया क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूं तो पब्लिक मेरे साथ जुड़ी रही। पीएम मोदी ये सब रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इस रिस्क के पीछे उनका अपना एक विजन भी है और उस विजन का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुत्व है। भाई एक तो देश को आगे बढ़ाना, ये उनका विजन है ही, लेकिन हिंदुत्व को भी आगे लेकर चलना है और यह फैक्टर दलित, ओबीसी राजनीति सब पर भारी पड़ता है। अगर आप तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के प्रोफाइल को गौर से देखेंगे तो सारे नेताओं में एक चीज कॉमन है और वो है हिंदुत्व। जैसे तीनों राज्यों में जो नए सीएम बने हैं वो अपनी अपनी राजनीति के दायरे में हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। तीनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आस्था और विकास को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तीनों मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड और उनकी राजनीतिक एक्टिविटी भी यही बताती है कि वो हिंदुत्व वाली अपनी पहचान को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसे गर्व के साथ लेकर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। तीनों मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के लिए समर्पित हैं, धर्म की सेवा के लिए समर्पित हैं, हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटे। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि बड़ा फैक्टर जो नरेंद्र मोदी ने इनके अंदर देखा, इनकी जाति तो देखी, कास्ट समीकरण देखा, सब कुछ देखा, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो इनका डेडिकेशन रहा है वो भी देखा और इसलिए पता चलता है कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने वाले। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी राजनीति में हिंदुत्व का अहम स्थान है। तीनों ही नए मुख्यमंत्री किस तरह से हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं आपको जानना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम डेजिग्नेट मोहन यादव के बारे में आपको बताता हूं, जो हिंदुत्व के मुखर समर्थक माने जाते हैं। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे।
2021 में मोहन यादव ही थे जिन्होंने रामचरितमानस को कॉलेजेस में वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी। एक तरफ विपक्ष के लोग रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं और वो आदमी मुख्यमंत्री बना है बीजेपी का जो रामचरितमानस को कॉलेजेस में लेकर गया। विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम कुलगुरु करने का प्रस्ताव भी रखा। विपक्ष के MY समीकरण की काट बीजेपी मोहन यादव यानी MY के रूप में ले आई, जो हिंदुत्व की लाइन पर राजनीति करते हैं। भाई मोहन यादव भी तो M और Y ही ना हुआ, मोहन और यादव। मोहन यादव महाकाल के बड़े भक्त हैं और अक्सर महाकाल की तस्वीरें शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं कि भाई मेरा कोई वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। मोहन यादव का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो महाकाल मंदिर का लाउडस्पीकर बंद कराने वालों को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। सुनिए एक बार वो बयान उनका। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू धर्म से किस तरह से आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के लिए कुछ भी लड़ाई लड़नी हो उसके लिए आगे रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसको छुपाते नहीं है, क्लियर। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में देखिए, वो कैसे खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की बात करते हुए बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। भजनलाल शर्मा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें भजनलाल शर्मा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो हैं वो हैं, तुष्टीकरण के लिए कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुलकर पूजा पाठ करते हैं, खुलकर हिंदुओं और हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई सरकारी योजना में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, लेकिन अपना धर्म थोड़े छोड़ देंगे। ये जो पुराना दो कौड़ी का सेकुलरिज्म इस देश पर लादा गया है वो नरेंद्र मोदी कैरी नहीं करते। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी समाज के हर वर्ग का विकास करना, लेकिन अपनी पहचान को लेकर कोई शर्मिंदगी या फिर किसी के नाराज होने का या वोट चिटकने का डर नरेंद्र मोदी नहीं पालते। भजनलाल शर्मा का भी यही हाल है। उनका एक पुराना बयान भी आपको सुनवाता हूं जिसमें वो खुलकर हिंदुत्व और अपनी आस्था के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ होता है ना, ये ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि व्यक्ति एक कदम चलता है वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं चल सकता है। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही हुआ है और उसी ईश्वर की कृपा से राजनीति में चल करके आए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं ही नहीं पूरा देश जिस तरह से हमारी पारंपरिक जो धारणा है, हमारी धार्मिक व्यवस्था है, मैं नहीं पूरा देश उससे चल रहा है। क्या है कि हमारी जब तक हम उन चीजों पर नहीं जाएंगे, आप देख लीजिए कोई भी हमारी आस्था है वो आस्था इस तरह की आस्था है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मैं इस बात को तो कहूंगा कि आज जो है वो ईश्वरीय देन है और ये ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो मैं समझता हूं कि उनको कहीं भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ईश्वरवादी आदमी हूं। यानी भजनलाल शर्मा भी अपना हिंदुत्व, अपना ईश्वरवादी होना यहां छाती पर ऐसे लेके चलते हैं, छुपाने वाली बात नहीं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी भी राजनीति की लाइन और विचारधारा हिंदुत्व की ही है। विष्णुदेव साय भी खुलकर हिंदुत्व पर अपनी बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में चल रहे कन्वर्जन के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे। जो आरोप लगता है कि भाई हिंदुओं को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके लिए विष्णुदेव साय लगातार लड़ाई लड़े हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसके खिलाफ विष्णुदेव साय ने क्या क्या किया है आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा वो हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। सरगुजा और बस्तर में दशकों से आदिवासियों का कन्वर्जन हुआ। धर्मांतरण के खिलाफ विष्णुदेव साय ने 80 के दशक से प्रोटेस्ट शुरू किए, आदिवासियों के सम्मेलन कराए, घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, कन्वर्ट हुए आदिवासियों की डीलिस्टिंग के लिए काम किया। विष्णुदेव साय की हिंदुत्व वाली राजनीति की वजह से सरगुजा की सभी 14 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और जीत ली। बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि ये सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास गई। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मुखर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, खुलकर भगवा लहराने की बात करते हैं,
कविताएं गाते हैं। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को हिंदुत्व का टेक्नीशियन कहा जाता है। कैसे विजय शर्मा ने 2021 में करवदा में भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ तो 18 दिन तक वहां पर 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा, कुछ घरों से भगवा झंडा उतारकर फेंक दिया गया। तो करवदा में कई बीजेपी नेताओं को जेल भेजा गया। विजय शर्मा को भी कांग्रेस सरकार ने जेल भेज दिया था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी कि कैसे भगवा झंडा फेंक दिए जी। इसी विवाद के बाद विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का चेहरा बन गए। विजय शर्मा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख रखते हैं। सुनिए विजय शर्मा का एक पुराना बयान। कवर्धा की शांति व्यवस्था के लिए जो आवश्यक हो वो हम सब करेंगे। जरूरत पड़ी, कानून को लोगों ने न माना, अगर ऐसे लोगों ने, आपराधिक लोगों ने, तो बुलडोजर राज है साहब हमारे पास। बुलडोजर चलेगा? अरे निसंदेह चलेगा। तो ये बीजेपी के वो नए नेता हैं जो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, कैसे हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं।